हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी शामिल करता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, मैं इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं कि जिससे आपका डेली का न एक बिहार करंट अफेयर्स छूटे, न ही आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। आपको पढ़ने के बाद दोस्तों पता चल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जिनके पास बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर के वीडियो नहीं है, उनको जरूर शेयर करें। आप हमारा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार का। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया सूचना आयुक्त बनाया जाएगा। 3 सितंबर 2024 को मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सूचना आयुक्त के 2 रिक्त पदों पर चयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। बैठक में पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य सूचना आयुक्त बनाने पर सहमति बन गई है। बिहार के अगर नए मुख्य सचिव की बात की जाए कि ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह पर बिहार के जो नए मुख्य सचिव बने वो अमृतलाल मीणा बने हैं। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी आरएस भट्टी की जगह आलोक राज बने हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों आएगा ही आएगा। बीपीएससी के एग्जाम देंगे, चाहे दारोगा के एग्जाम देंगे, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी देंगे आप दोस्तों, आपको जरूर यहां से क्वेश्चन मिलेगा। इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। तो याद रखिए, बिहार के नए सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा बनेंगे, बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बने हैं, और बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज बने हैं। इसको ध्यान रख लीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। ये बिहार से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है बिहार के किस जिले के रहने वाले पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपको। देखिए दोस्तों, बक्सर के रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं, जिनका नाम पिंटू प्रसाद है। उनको हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह टेराकोटा शिल्प के सिद्ध शिल्पकार हैं पिंटू प्रसाद। कार्यालय विकास आयुक्त पटना के सहायक निदेशक श्री मुकेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 के लिए देश के 5 कलाकारों को शिल्प गुरु एवं 18 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो याद रखिए, बक्सर के रहने वाले पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है? देखिए दोस्तों, बिहार के लाल ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाले लाल ने इतिहास रचते हुए जो खिलाड़ी हैं शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीत लिया है। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक हासिल किया है, और रजत पदक हासिल कर बिहार तथा भारत का नाम रोशन किया है। 2020 पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स में भी शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता था। पैरालंपिक्स 2024 में भारत के कुल पदकों की संख्या 20 पार कर चुकी है। आजीविका मिशन के तहत डिजिटल प्रशिक्षण देने के मामले में जीविका देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों, पहले स्थान पर। आजीविका मिशन के तहत डिजिटल प्रशिक्षण देने के मामले में जीविका देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। आजीविका मिशन के तहत जीविका दीदियां 10 से अधिक राज्यों में जाकर वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दी गई है। जीविका दीदियों ने लगभग दूसरे राज्यों के 5,000 परिवारों के 25,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में किया गया था। जीविका बिहार सरकार का विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है। 2 अक्टूबर 2006 को जीविका की शुरुआत हुई थी। बिहार में अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों को जीविका से जोड़ा गया है। मथुरा के बाद भारत के किस राज्य में बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार में। मथुरा के बाद भारत के बिहार में
बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक बनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड तथा बंगाल के लिए यह एकमात्र बकरे का सीमेंट बैंक होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसे 1.55 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। 10,000 बकरी पालकों को सीमेंट निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ पर बालक बंगाल बकरे का, ब्लैक बंगाल, दोस्तों बालक लिखा गया, यहाँ पे ब्लैक बंगाल बकरे का नस्ल सुरक्षित रखा जाएगा। बैंक में 5,000 स्टॉक की क्षमता होगी। 196 डिग्री सेल्सियस तापमान से सीमेंट को सुरक्षित रखा जाएगा। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। नए कानून नियमों के तहत सजा दिलाने वाला बिहार और देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों सारण है। देश में लागू नए कानून नियमों के तहत सजा दिलाने वाला बिहार और देश का पहला जिला सारण बना है। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ाकर अनुमान कितना कर दिया है? तो 7% दोस्तों। 3 सितंबर 2024 को वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कोमे ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024 में भारतीय इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी, जो सबसे तेज रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20 से बढ़ाकर 7% किया था। पिछले महीना आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% बरकरार रखा था। जीडीपी देश के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को दिखाती है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है? तो पश्चिम बंगाल में। 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। बिल राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। रेप, गैंग रेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। हर जिले में अपराधिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। एंटी रेप बिल को अपराजिता, महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल 2024 नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। नरेंद्र मोदी किस देश में जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ब्रुनेई में। 3 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान है। प्रधानमंत्री हसनल बोल्किया है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और आधिकारिक भाषा इसका मलय है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इंग्लैंड करेगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून आरक्षित दिन के रूप में उपलब्ध होगा। यह पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? बहुप्रतीक्षित 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल विश्व स्तर पर अद्वितीय है और यहां तक कि भारत के दुश्मन भी हमारे सशस्त्र बलों की ताकत, अनुशासन और तकनीकी कौशल को स्वीकारते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए उनके अटूट समर्थन और ओलंपिक आदर्शों के प्रति उनके समर्पण के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना दोस्तों 23 जून 1984 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापन पियर डी कुबर्टिन है।
डेमोस्ट्रियस विक्लेस, दो आदमी ने इसका संस्थापना किया था। अध्यक्ष अभी इसके थॉमस बाक है। मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर मिला है। कैबिनेट ने किस राज्य में केनेस सेमीकॉन द्वारा 3300 करोड़ की सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय कैबिनेट ने जो है भारतीय केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एक जीवंत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक केंद्र को बढ़ावा देना है। इस इकाई के लिए निवेश 3300 करोड़ रुपए का होगा। इस इकाई की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स होगी। उत्पादित चिप्स औद्योगिक, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन सहित विभिन्न क्षेत्रों की सेवा में करेंगे। 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का संयुक्त निवेश होगा। गुजरात के बारे में जान लीजिए। राजधानी इसकी गांधीनगर है। आधिकारिक पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। पेरू के लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक जो है आरती ने जीता है। आरती ने पेरू के लीमा में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झुओमा बाइमा और माइलिंग चेन ने जीता है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो गोवा के साथ। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वास्को के मुर्मुगांव में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग ग्रीन गोवा समिट 2024 के दौरान मजबूत हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बिस्लेरी और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एक आशय पत्र पर आदान प्रदान किया गया है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो भारत शेष को। फिलिप्स ने भारत शेष को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह डेनियल माजोन का स्थान लेंगे। नीदरलैंड में मुख्यालय वाली फिलिप्स डायग्नोस्टिक इमेजिंग, अल्ट्रासाउंडिंग, इमेज गाइडेड थेरेपी, मॉनिटरिंग और एंटरप्राइज इंफॉर्मेटिक्स के साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी अग्रणी है। जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने। भारतीय बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जर्मनी के हनोवर में 2024 विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। भारत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियंस के लिए 13 सदस्यीय टीम भेजी। स्पर्धा में सभी 3 पदक भारतीयों ने ही जीते हैं। धनुष ने स्वर्ण पदक जीता, शौर्य सैनी ने रजत पदक और मोहम्मद वानिया ने कांस्य पदक जीता है। 29 और 30 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग शहर में आयोजित एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो हिमांशी टोकस ने। 19 वर्षीय हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप 29 और 30 अगस्त 2024 को दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग शहर में आयोजित की गई थी। भारत ने चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय टीम भेजी, जिसमें से 16 एशियाई देशों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग को अधिसूचित किया है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 3 वर्ष का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस आशय की एक अधिसूचना केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा 2 सितंबर 2024 को जारी की गई। विधि आयोग केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। विधि आयोग न तो संवैधानिक निकाय है, न ही वैधानिक निकाय। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में विधि आयोग का कोई उल्लेख नहीं है, न ही संसद ने विधि आयोग की स्थापना के लिए कोई कानून पारित किया है। विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। इस प्रकार इसकी सभी सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी होती है।
भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत के 23वें विधि आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीश होंगे। 23वें विधि आयोग का कार्यालय 3 साल का होगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2024 तक। विधि आयोग देश की कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करता है और उसमें बदलाव का सुझाव देता है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और इसमें अधिक न्यायोन्मुख बनाया जा सके। स्वतंत्रता के बाद 1955 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहला विधि आयोग स्थापित किया गया है, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। प्रथम विधि आयोग की अवधि 3 वर्ष की थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। 2 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हरदीप पुरी ने संयुक्त रूप से 2 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जैव टेक ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का आयोजन भारतीय हरित ऊर्जा संघ द्वारा एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन लिमिटेड के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया था। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 हितधारकों को जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करने और भारत में हरित ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत में पराली और बांस जैसे कृषि अवशेषों को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए दूसरी पीढ़ी की रिफाइनरी पानीपत हरियाणा और नुमालीगढ़ असम में स्थापित की गई है। तो दोस्तों, यह रहा 4 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।